मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आज मैं पुनः गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित तोता कहानी का तृतीय खंड पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तोता कहानी को मैंने 4 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें मैं प्रथम और द्वितीय खंड पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको तृतीय खंड पढ़ाने जा रही हूँ। ये श्री गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर का छाया चित्र है और ये उनकी तोता कहानी। और ये जो तोता कहानी है ये 1924 ईस्वी में लिखी गई है और इसमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को आधार बना करके उस शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि किस तरह से यह शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित ना होकर के, बाल मनोविज्ञान पर आधारित ना होकर के व्यवस्था को अधिक महत्व देती है और अनौपचारिक शिक्षा के अलावा औपचारिक शिक्षा के बंधन में बांध करके बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होने से वंचित रखती है। तो संदर्भ अब हम बता रहे हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित पाठ तोता शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अब प्रस्तुत गद्यांश में लेखकों ने आलोचकों की अधिकता और महत्ता पर प्रकाश डाला है। अब हम पहले गद्यांश पढ़ेंगे। संसार में और अभाव तो अनेक हैं, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं। वे बोले, पिंजड़े की तो उन्नति हो रही है, पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। बात राजा के कानों में पड़ी। उन्होंने भांजे को बुलाया और कहा, क्यों भांजे साहब, यह कैसी बात सुनाई पड़ रही है? भांजे ने कहा, महाराज, अगर सच सच बात सुनना चाहते हो तो सुनारों को बुलाइए, पंडितों को बुलाइए, नकल नवीसों को बुलाइए, मरम्मत करने वालों को और मरम्मत की देखभाल करने वालों को बुलाइए। निंदकों को हलवे माड़े में हिस्सा नहीं मिलता, इसलिए वे ऐसी ओछी बात करते हैं। जवाब सुनकर राजा ने पूरे मामले को भली भांति और साफ साफ तौर से समझ लिया। भांजे के गले में तत्काल सोने के हार पहनाए गए। अब हम गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि संसार में, इस दुनिया में बहुत सारी कमियां हैं। कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, कोई धनी नहीं है, किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास विद्या की कमी है, किसी के पास ज्ञान की कमी है, किसी के पास परिवार की कमी है। दुनिया में, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि इस दुनिया में आकर कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। कोई ना कोई कमी हर व्यक्ति के पास होती ही है, पर निंदकों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुनिया में अगर कोई है तो निंदक और आलोचक हैं। और कमियां तो हैं, लेकिन होती हुई भी वह कम है। लेकिन निंदकों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। अभाव मतलब कमी। एक ढूंढो, अगर एक बुराई करने वाला ढूंढने जाओ, खोजने जाओ, तो आपको हजारों बुराई करने वाले मिल जाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है इसीलिए कि निंदा को एक रस माना गया है और निंदा करने में जो आनंद आता है वो आनंद और कोई बात करने में नहीं आता है। तो इसी भाव को जानते हुए लेखक ने यहाँ पर कहा है कि इस संसार में आलोचकों की, बुराई करने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन वह आलोचक, अगर ऐसे आलोचक है कि सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करते हैं, आपकी बुराई करने के लिए बुराई करते हैं, तब तो वह निरर्थक है। लेकिन अगर उन निंदकों या आलोचकों की बातों में कोई सार तत्व है तो उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जब राजा, मंत्री, राजा के भांजे और निर्जीव वस्तुओं की व्यवस्था करने वाले कारीगरों के हाथ में चली गई है, परिवारवाद और वंशवाद और के बंधन में बंध गई है, तो वहां पर अगर निंदक कुछ कह रहे हैं तो वह ध्यान देने योग्य होता है। तो यहाँ पर वही लेखक ने कहा कि एक आलोचक ने कहा, पिंजड़े की तो उन्नति हो रही है। शिक्षा के नाम पर जो व्यवस्था है और जो भौतिक वस्तुओं को एकत्र किया जा रहा है वह तो बहुत ही अच्छा है। उन भौतिक वस्तुओं की साज सज्जा तो बहुत ही आकर्षक है और
उस व्यवस्था को देख करके तो कोई भी ये कह देगा कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वो बहुत सुंदर है, आकर्षक है। लेकिन तोते की खोज खबर मतलब उसका हालचाल लेने वाला तोता रूपी जो बालक है, जो विद्यार्थी है, वो शिक्षार्थी है, उसका हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। सिर्फ विद्यालय की बाह्य साज सज्जा पर ध्यान दिया जा रहा है, उसे आकर्षक बनाया जा रहा है। लेकिन जिस शिक्षार्थी विद्यार्थी रूपी बालक को शिक्षा दी जा रही है, उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर लेखक इस बात की ओर आलोचकों के द्वारा हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। जब राजा ने यह बात सुनी कि विद्यार्थी की कोई खोज खबर नहीं ले रहा है, तो उन्होंने अपने भांजे को बुलाया और कहा कि यह कैसी बात सुनाई दे रही है कि शिक्षा की व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जिसके लिए शिक्षा की जानी चाहिए उस पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है, उसकी रुचि का कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तब भांजे ने कहा, महाराज अगर आप सच्चाई सुनना चाहते हैं तो उन्होंने भांजे साहब ने कहा कि आप सुनारों को बुलाइए। सुनार कौन है? जिन्होंने पिंजड़ा तैयार किया है और यहाँ विद्यालय का भवन जिन्होंने तैयार किया है। पंडितों को बुलाइए, पंडित जो मंत्र पाठ कर रहे हैं, जो एक रटी रटाई चीज को बालक को सुना रहे हैं और चली आती हुई परिपाटी पर ही शिक्षा दे रहे हैं। उनमें कोई मौलिकता नहीं है, सृजनात्मकता नहीं है और वह कठोर अनुशासन में बालक को शिक्षा देना चाहते हैं। तो ऐसे पंडित बुलाए गए जो कर्मकांड पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखते हैं और उसका जो मंत्र का सार तत्व है उसकी तरफ उनका ना ध्यान जाता है और ना वह सार तत्व से बालक को परिचित कराना चाहते हैं। अब नकल नवीस जो कागजातों की नकल करते हैं उनमें भी कोई मौलिकता नहीं है, कोई सृजनात्मकता नहीं है। जो पुस्तकें प्राचीन काल से चली आ रही हैं उन्हीं पुस्तकों की उन्होंने नकल कर दी। तो ऐसे नकल नवीसों को बुला करके शिक्षा व्यवस्था का हालचाल पूछिए। फिर जैसे पिंजड़ा पुराना हो गया, उसमें कोई टूट फूट हुई तो उसकी जिन लोगों ने मरम्मत की, ऐसे ही विद्यालय या विद्यालय का जो भवन है उसमें जो टूट फूट हुई तो उनका जो सुधार करने वाले लोग हैं, मरम्मत मतलब सुधार करने वाले हैं, और उन सुधार करने वालों का भी जो निरीक्षण करने वाले हैं उन लोगों को बुलाइए, उनसे शिक्षा व्यवस्था का हाल पूछिए। यहाँ पर कोई प्राचार्य नहीं है, कोई योग्य और सच्चे शिक्षक नहीं है जिनसे शिक्षा का हालचाल पूछा जाए, जो शिक्षार्थी के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, बाल मनोविज्ञान को समझे, बाल रुचि से परिचित हो और बालक की भावनाओं को, बालक की जिज्ञासा और उत्सुकता को देखते हुए बालक की शिक्षा की व्यवस्था करे। ऐसा कोई भी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की जानकारी देने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। जो बाह्य व्यवस्था और भौतिक संसाधनों को एकत्र करने वाले हैं, उनका सुधार करने वाले हैं, ऐसे निर्जीव वस्तुओं से संबंधित लोगों को एक सजीव प्राणी जो बालक है उसकी शिक्षा का हालचाल पूछने के लिए बुलाया जा रहा है। लेखक यहाँ यह कह रहा है यह शिक्षा व्यवस्था की विडंबना है और विकृति है। अब तब राजा ने यह पूछा कि भाई ये निंदक लोग क्यों इस तरह से कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था की या बालक की खोज खबर रखने वाला, शिक्षार्थी की खोज खबर रखने वाला कोई नहीं है। तो राजा के भांजे ने कहा कि निंदकों का, क्योंकि इसमें कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। सुनार को पुरस्कार दिया गया, लोहार को पुरस्कार दिया गया और अन्य कारीगरों को पुरस्कार दिए गए, लेकिन निंदकों ने, जिन्होंने की शिक्षा व्यवस्था के वास्तविक उद्देश्य और लक्ष्य की ओर हम सबका ध्यान खींचा, क्योंकि उनको कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हो रहा है, उनकी कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है, तो इसलिए वह इस शिक्षा व्यवस्था की निंदा कर रहे हैं और इसलिए वे ओछी मतलब इस तरह की तुच्छ बात कर रहे हैं कि बालक की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और बालक की रुचि, स्वभाव, प्रवृत्ति
मनोवृत्ति मनोदशा को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। इस तरह बालक इस शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षित है, जिसके लिए इतना सब भौतिक संसाधन एकत्रित किया जा रहा है, लेकिन वह जो मानवीय संसाधन है, जो बालक है, वह इस शिक्षा व्यवस्था में उपेक्षित है, नगण्य है। तो इसलिए ये इस तरह की निंदक तुच्छ बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रहा है। राजा साहब जो राज्य के प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपने भांजे के जवाब से, मतलब उत्तर से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने भली भांति अच्छी तरह से स्पष्ट तौर से शिक्षा व्यवस्था के बारे में समझ लिया। उन्होंने जरा सा भी यह नहीं समझा कि वह जाकर के बालक से मिले और बालक की रुचि के योग्य बाल मनोवैज्ञानिक के जानकार बाल मनोवैज्ञानिकों से मिले, जो सच्चे और योग्य शिक्षक हैं उनसे जाकर के मिले। राजा ने यह इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं समझी और उन्होंने वह भांजे के इस उत्तर से प्रसन्न होकर के भांजे को पुनः पुरस्कार दे देते हैं और उसके गले में तत्काल, मतलब उसी क्षण, सोने के हार पहना दिए जाते हैं, जिससे कि भांजा भी खुश हो गया और भांजे के उत्तर से जो राज्य के प्रमुख हैं, अंततोगत्वा जिनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था है, वह भी प्रसन्न हो गए। दोनों प्रसन्न हो गए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था वहीं की वहीं रही और बालक की तरफ किसी का ध्यान नहीं किया। यहाँ पर लेखक ने यह बात स्पष्ट की है। अब हम विशेष पर आते हैं कि लेखक द्वारा शिक्षा व्यवस्था सच्चे शिक्षकों के हाथों में होने के बजाय राजा के नातेदार रिश्तेदारों व कारीगरों के द्वारा नियंत्रित व परिचालित होने पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार न होने की ओर संकेत सरल सहज भाषा व व्यंग्यात्मक शैली में किया है। और जैसा कि आपने सुना होगा, जो निंदा और निंदा करने वाले लोगों का जो सकारात्मक पक्ष होता है, उसकी तरफ भी हमारे कवियों ने ध्यान आकर्षित किया है कि निंदक नियरे राखिए परन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन करे निर्मल होए स्वभाव। निंदकों को निंदा करने के बदले में हम कुछ देते नहीं हैं, लेकिन उनकी निंदा से अगर हम लाभान्वित होते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही एक सकारात्मक निंदा और निंदक का पक्ष हो जाता है। अब ये प्रश्न है, इसी प्रारूप पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने पूरे अनुच्छेद की व्याख्या बता दी है, क्योंकि जो रेखांकित अंश है कोई जरूरी नहीं है वही परीक्षा में पूछे जाए, अन्य पंक्तियों को भी रेखांकित किया जा सकता है। और जब आप व्याख्या लिखेंगे तो चारों चरण लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और विशेष लिखेंगे। अब हम दूसरे गद्यांश की व्याख्या पर आते हैं, जिसमें संदर्भ वही होगा, रचना और रचनाकार का नाम। अब हम प्रसंग पढ़ रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने राजा और उसके लाभ लश्कर द्वारा शिक्षा व्यवस्था के बाह्य दिखावटी व औपचारिकतापूर्ण निरीक्षण पर प्रकाश डाला है। अब जब कोई भी शिक्षा के लिए व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो जो स्थापित करता है, जो इसकी व्यवस्था करता है, उसका एक तरह से ये कर्तव्य होता है कि वह बीच बीच में जाकर के शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करे। अब हम गद्यांश पढ़ रहे हैं। सबसे पहले, राजा का मन हुआ कि एक बार चलकर अपनी आंखों से यह देखें कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से और कैसी बगटुट तेजी के साथ चल रही है। सो एक दिन वह अपने मुसाहबों, मुँह लगों, मित्रों और मंत्रियों के साथ आप ही शिक्षाशाला में आ धमके। उनके पहुंचते ही ड्योढ़ी के पास शंख, घड़ियाल, ढोल, तासे, खुरदक, नगाड़े, तुरहियां, भेरियां, दमामे, कासे, बांसुरियां, झाल, करताल, मृदंग, जग झंप आदि आदि आप ही आप बज उठे। पंडित गले फाड़ फाड़ कर और बूटियां फड़का फड़का कर मंत्र पाठ करने लगे। मिस्त्री, मजदूर, सुनार, नकल नवीस, देखभाल करने वाले और उन सभी के ममेरे, फुफेरे, चचेरे, मौसेरे भाई जय जयकार करने लगे। भांजा बोला, महाराज देख रहे हैं ना? महाराज ने कहा, आश्चर्य, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं। राजा प्रसन्न होकर लौट पड़े।
ड्योढ़ी को पार करके हाथी पर सवार होने ही वाले थे कि पास के झुरमुट में छिपा बैठा निंदक बोल उठा, महाराज आपने तोते को देखा भी है? राजा चौंके, बोले, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था, तोते को तो देखा ही नहीं। लौटकर पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। राजा ने सोचा, अब तोते को देखने की जरूरत ही क्या है, उसे देखे बिना भी काम चल सकता है। राजा ने इतना तो अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त में कहीं कोई भूल चूक नहीं है। पिंजड़े में दाना पानी तो नहीं था, थी सिर्फ शिक्षा, यानी ढेर की ढेर पोथियों के ढेर पन्ने फाड़ फाड़ कर कलम की नोक से तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे। गाना तो बंद हो ही गया था, चीखने चिल्लाने के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी। तोते का मुंह ठसा ठस भरकर बिल्कुल बंद हो गया था। देखने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को ताकीद कर दी कि निंदक के कान अच्छी तरह उमेट देना। अब ये बच्चों हमने गद्यांश पढ़ा। अब हम इसकी व्याख्या पर आते हैं कि राजा के मन में एक बार ये इच्छा हुई कि अपनी आंखों से देखे, मतलब जाकर प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करें, क्योंकि जो राज्य का प्रमुख है और जिसने शिक्षा व्यवस्था के लिए अपने भांजे को नियुक्त कर रखा है मंत्री की सलाह पर, तो बीच बीच में उसका यह नैतिक और मौलिक कर्तव्य हो जाता है। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था का यह एक अनिवार्य अंग भी है कि शिक्षा व्यवस्था का जाकर निरीक्षण किया जाए, देखभाल की जाए, जिससे उसकी अच्छाइयाँ और कमियाँ सबके सामने उजागर हो। जो अच्छाइयाँ हैं उनको बढ़ावा दिया जाए और जो कमियाँ हैं उनको दूर करने का प्रयत्न किया जाए। तो इसी के तहत राजा साहब जो है वो शिक्षा का निरीक्षण करने चले कि शिक्षा कैसे धूम धड़ाके से, मतलब शोरगुल से, उत्साह से, प्रचार प्रसार के साथ जो है, और कैसी बगटुट मतलब तेज रफ्तार से, सरपट आगे तेजी से, तीव्रता के साथ चल रही है। क्योंकि शिक्षा के नाम पर, शिक्षा व्यवस्था पर बहुत धन खर्च किया गया है। इतने सारे अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, इतने सारे कारीगर बुलाए गए हैं, इतनी सारे पुस्तकों का ढेर लगाया गया है। जो मंत्र पाठ करने वाले पंडित हैं, जो चली आती ही परिपाटी की शिक्षा व्यवस्था के हिमायती हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। तो अब देखा भी तो जाए कि जब इतनी व्यवस्था की गई है तो अत्यधिक तीव्र गति से, सरपट गति से शिक्षा व्यवस्था बढ़नी चाहिए। सो अतः एक दिन वह अपने मुसाहबों, मतलब चापलूसों, मुहलक, जो थोड़े ढीठ टाइप के लोग होते हैं, जो राजा के निकट, बहुत निकट हो जाते हैं, समीप हो जाते हैं, और मित्र जो उनके दोस्त थे, राजा के दोस्त तो राजा ही होंगे, तो उतने ही उच्च स्तर के लोग शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए चले और मंत्रियों के साथ। बालक को जो शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, अध्यापक हैं, वो सब कोई भी शिक्षा का निरीक्षण करने के लिए राजा के साथ नहीं आ रहे हैं। राज्य व्यवस्था से संबंधित लोग जो हैं वो शिक्षा का और शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। तो लेखक यहाँ पुनः व्यंग कर रहा है कि वह शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की बारीकियों को क्या समझेंगे। उनका निरीक्षण तो सिर्फ एक औपचारिक निरीक्षण मात्र ही है। तो शाला में आधम के, मतलब अचानक ही पहुंच गए, और उनके पहुंचते ही जो है वो ड्योढ़ी जहां दरवाजा होता है उसमें नीचे लकड़ी का इतना ऊंचा और इस तरह चौड़ी लकड़ी लगा दी जाती है। वो पत्थर का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, और उसको पार करके ही अंदर प्रवेश किया जाता है, तो उसे ड्योढ़ी कहते हैं। तो जैसे ही ड्योढ़ी, मतलब यहाँ समझ लीजिए एक तरह से प्रवेश द्वार, तो प्रवेश द्वार पर जैसे ही पहुंचे, तो क्योंकि अब राज्य के प्रमुख राजा शिक्षा का निरीक्षण करने आए हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए जितने भी वाद्य यंत्र हैं, ये सब वाद्य यंत्र हैं, शंख, घड़ियाल, ढोल, ताशा, ये सब आपने देखे भी होंगे, कहीं आप जाते होंगे तो मंदिरों में जाते होंगे, कीर्तन में आपने देखे होंगे, कहीं भी आप जाएंगे तो ये सब वाद्य यंत्र आपको मिल जाएंगे। तो ये वाद्य यंत्र स्वमेव, अपने आप, मतलब स्वमेव ही बज उठे।
इस तरह से राजा का स्वागत किया गया, राजा की जय जयकार की गई और राजा का ध्यान वास्तविक शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण से एक तरह से भंग किया गया, हटा दिया गया। और पंडित गले फाड़ फाड़ कर, मतलब ऊंची आवाज में, और बूटियां जब काफी ऊंची आवाज में आप बोलिए तो यहाँ की नसें जो हैं वो फड़कने लगती हैं और दिखती हैं। तो वही लेखक यहाँ कह रहे हैं कि इतनी ऊंची आवाज में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। यहाँ पर बच्चा छोटा है, कोमल है, स्नेह का आकांक्षी है, उसको तो धीरे धीरे मधुर बोलों से, उसकी रुचि के अनुसार, उसके भाव को समझते हुए, उसकी प्रवृत्ति को समझते हुए शिक्षा देना चाहिए। लेकिन यहाँ सब यह व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ राजा को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था है, लेखक यहाँ पर कह रहा है। और इस तरह से यह सारे, चाहे पंडित हो और चाहे ये वाद्य यंत्र हो, इन सब ने अपनी ऊंची आवाज के द्वारा और वाद्य यंत्रों ने अपनी मधुर ध्वनि के द्वारा राजा को प्रभावित कर लिया। और राजा जी ये समझ गए कि शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। और मिस्त्री मजदूर जिन्होंने विद्यालय का भवन बनाया, सुनार जिन्होंने तोते का पिंजड़ा बनाया, नकल नवीस जिन्होंने पोथियों और कागजातों की नकल की, और उनकी भी देखभाल करने वाले, निरीक्षण करने वाले, इन सबके जो परिवार से संबंधित लोग हैं वह सब राजा की जय जयकार करने लगे। इनका बालक की शिक्षा से और मानवीय संसाधन से संबंधित जो शिक्षा व्यवस्था है उससे कोई नाता नहीं है। यह बालक को शिक्षा देने के योग्य नहीं है, लेकिन इन सब के द्वारा राजा की जय जयकार कराई गई, जिससे राजा यह समझ जाए कि शिक्षा व्यवस्था अति उत्तम कोटि है। इसमें कहीं भी जो शिक्षा का मूल लक्ष्य, केंद्र बिंदु बालक और उसको वास्तविक शिक्षा देने वाले, उसकी सर्जना का, मेधा का, प्रतिभा का विकास करने वाले लोगों का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेखक ने यहाँ पर यह बताया है और इस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग भी किया है। अब भांजे जिनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था है और राजा जी जो शिक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने आए हैं, तो उन राजा से बोले, महाराज आप देख रहे हैं ना, मतलब आप अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं कि कितनी सुंदर शिक्षा व्यवस्था, उच्च कोटि की व्यवस्था हमने कर रखी है और किस तरह से यह शिक्षा व्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। महाराज ने भी कहा आश्चर्य विस्मय है, शब्द तो कोई कम नहीं हो रहा है। मतलब ध्वनि, शब्द से यहां तात्पर्य ध्वनि, आवाज, शोरगुल, शिक्षा के नाम पर वास्तव में शोरगुल ही हो रहा है, वास्तव में सिर्फ ध्वनियां ही हो रही हैं, लेकिन उसका जो शिक्षा देने का जो भाव है और सार है वह सब यहां से गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इन सब की तरफ ना राजा का ध्यान जा रहा है, ना राजा के भांजे का, ना मंत्रियों का और ना पंडितों का, ना ध्यान जा रहा है, ना वो ध्यान देना चाहते हैं और ना उनका बालक को वास्तविक शिक्षा देने से कोई सरोकार है। लेखक यहाँ पर यह कह रहा है। भांजा बोला, शब्द ही क्यों, इसके पीछे अर्थ भी कोई कम नहीं है। यही जो हमने बताया, अर्थ मतलब भाव। वास्तव में बालक को शिक्षा देने का कोई भाव नहीं है। शिक्षा के नाम पर धन का अपव्यय करना, शिक्षा के नाम पर प्रचार प्रसार करना, शिक्षा के नाम पर प्रदर्शन करना, शिक्षा के नाम पर दिखावा करना ही शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य मात्र रह गया है। लेखक ने बड़े ही सुंदर और लाक्षणिक शब्दों में यहाँ पर हम सब लोगों को यह बताया है। राजा बड़े खुश हो गए कि जब इतनी सुंदर व्यवस्था है तो निश्चय ही राजा प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने भांजे को इसके लिए नियुक्त किया है और भांजे ने सारी सुंदर शिक्षा व्यवस्था उनके सामने प्रस्तुत कर दी है। और ड्योढ़ी को वही प्रवेश द्वार को पार करके जैसे ही राजा हाथी पर सवार होने वाले थे, बैठने वाले थे, तो झुरमुट मतलब घनी झाड़ियों के पीछे बैठे हुए निंदक ने कहा, महाराज आपने तोते को देखा भी, उस बालक को देखा जिसके लिए इतना तामझाम किया जा रहा है, जिसके लिए ये शिक्षा व्यवस्था स्थापित की जा रही है। क्या आप उस बालक से मिले कि वह इस शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट है, उसकी मेधा, प्रतिभा और योग्यता का विकास हो रहा है, यह शिक्षा व्यवस्था उसकी रुचि के अनुकूल है। राजा चौंके, राजा को आश्चर्य हुआ, अरे हाँ, यह तो मैं बिल्कुल भूल गया था, विस्मृत हो गया था। राजा जो राज्य का अध्यक्ष है, जिसका
प्रत्यक्ष संपर्क बालक से होना चाहिए क्योंकि वह शिक्षा व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है और बालकों की शिक्षा कैसी हो रही है यह भी उसे जानना चाहिए। लेकिन राजा जी यह भूल जाते हैं कि शिक्षा का जो मूल लक्ष्य है उससे तो हम मिले ही नहीं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वह शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी। लौटकर वापस आए पंडित से बोले, मुझे यह देखना है कि तोते को तुम पढ़ाते किस ढंग से हो। अब यहाँ पर भी जो राजा ने पढ़ाने वाले पंडित जी से पूछा, उनसे यह नहीं पूछा कि बालक अच्छी तरह से पढ़ रहा है या नहीं, बालक की योग्यता और मेधा का विकास हो रहा है या नहीं, बल्कि पंडित जी से शिक्षा के पढ़ाने का ढंग पूछा, प्रक्रिया पूछी। पढ़ाने का ढंग उन्हें दिखाया गया। जिस तरह से पंडित जी बालक को पढ़ाते थे, बालक नहीं है, शिक्षार्थी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, बालक की अनुपस्थिति में पंडित जी ने बालक को कैसे पढ़ाया था वह ढंग उन्होंने दिखा दिया। इससे ही आप समझ सकते हैं कि वह शिक्षा व्यवस्था कैसी है। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहे। वो राजा जी प्रसन्नता से भरपूर हो गए और पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में इतना बड़ा था कि तोता दिखाई ही नहीं पड़ता था। अब लेखक ने पुनः यह व्यंग्य किया है कि बालक छोटा है, निर्दोष है, मासूम है और अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण अवश्य है, लेकिन अभी उसकी समस्त मेधा और क्षमता जो है वो प्रारंभिक रूप में है। तो उसी हिसाब से उसके मानसिक स्तर के अनुसार उसे शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। बालक को एक व्यक्ति मान करके, एक बड़ा इंसान मान करके उस स्तर की शिक्षा व्यवस्था स्थापित की गई है। पंडित जी उसी स्तर से पढ़ा रहे हैं। उन्हें बालक के मानसिक स्तर, रुचि से कोई भी मतलब नहीं है, यहाँ पर लेखक ने यह कहा है। और इसीलिए शिक्षा व्यवस्था के आगे और शिक्षा के पढ़ाने के ढंग के आगे बालक बिल्कुल छुप गया था, अप्रत्यक्ष हो गया था। बालक की मेधा और प्रतिभा का कोई महत्व नहीं रह गया था। राजा ने सोचा अब तोते को देखने की जरूरत क्या है। अब तोते को देखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था, पढ़ाने का ढंग और जो भौतिक साज सज्जा है, जो बाह्य प्रदर्शन जितना होना चाहिए शिक्षा के नाम पर, वह परिपूर्ण है। तो अब बालक से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बालक तो इन सब से शिक्षा ले रहा होगा। राजा ने तो इतना अच्छी तरह समझ लिया कि बंदोबस्त मतलब व्यवस्था में कहीं भूल चूक नहीं है, कमी नहीं है, व्यवस्था पूरी है, बहुत अच्छी है। पिंजड़े में दाना पानी तो नहीं था। अब लेखक ने पुनः यहाँ व्यंग्य किया कि शिक्षा के नाम पर जो बालक के ऊपर शिक्षा का बोझ डाला जा रहा था, तो एक तो उसे खाने पीने की भी फुर्सत नहीं थी, दूसरी जो ये शिक्षा थी वो सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान था। उसका बालक के भविष्य की आजीविका से, व्यवसाय से कोई संबंध नहीं था। निरी कोरी पुस्तकीय ज्ञान और शिक्षा बालक को दी जा रही थी। लेखक ने यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, यानी कि ढेर की ढेर, पोथियों के ढेर, बहुत सारी पुस्तकें और पन्ने फाड़ कर कलम की नोक से। अब पन्ने फाड़ करके शिक्षा देने का ढंग देखिए कि पुस्तक से पन्ने फाड़े जा रहे थे, मतलब ज्ञान को ज्ञान के आधार से अलग किया जा रहा था। जिस व्यवस्था में और जिस प्रकृति में बालक ने जन्म लिया है और जिस प्रकृति और संस्कृति से जोड़ करके शिक्षा दी जानी चाहिए, उस प्रकृति और संस्कृति से अलग करके बालक को शिक्षा दी जा रही है। और जो शिक्षा देने का ढंग है वो बहुत कठोर है। कलम की नोक से, कलम का जैसे आगे का भाग जो है वो बहुत नुकीला होता है, तो ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था जो है वो बालक के अनुकूल नहीं है, बल्कि नुकीली से यहाँ तात्पर्य है कि चोट करने वाली है, वह बालक की मेधा प्रतिभा को समाप्त करने वाली है। लेखक यहाँ पर यह कहने जा रहा है, और तोते के मुंह में घुसेड़े जाते थे, मतलब बालक रूपी तोते को जबरदस्ती शिक्षा दी जा रही है, बलपूर्वक शिक्षा दी जा रही है। और जिस शिक्षा के वो लायक नहीं है वह शिक्षा उसे प्रदान की जा रही है। अब बालक जैसे सुमधुर वाणी में बोलता है तो वह तो शिक्षा के आगे इस
बलपूर्वक शिक्षा के आगे उसके सुमधुर बोली तो बंद ही हो गई थी। चीखने चिल्लाने के लिए मतलब विरोध करने का भी अब बालक के अंदर कोई ताकत नहीं रह गई थी। वो शिक्षा के भार से इतना दब गया था, कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी, जरा सी भी रत्ती भर भी उसमें अवकाश नहीं था। तोते कामू ठसा ठस बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक उसे शिक्षा के नाम पर पुस्तकीय ज्ञान से लाद दिया गया था। और इस तरह की बलपूर्वक पुस्तकीय ज्ञान को देख करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। मतलब लोग भयभीत हो जाते थे कि किस तरह से बालक को जबरदस्ती शिक्षा दी जा रही है और शिक्षा के नाम पर बालक की मेधा, प्रतिभा, योग्यता का बिल्कुल हनन कर दिया जा रहा है। अब दोबारा जब राजा हाथी पर चढ़ने लगे तो उन्होंने कान उमेठू सरदार को, जो कान मरोड़ने वाले सरदार मतलब जो सजा देने वाले सरदार थे, उनको ताकीद दे दी, हिदायत दे दी कि निंदक के कान, जो आलोचक है जिसने कहा था कि बालक की ओर, बालक रूपी तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, उसके भी कान मरोड़ देना, उसे भी सजा दे देना कि उसने गलत कहा है। बालक की शिक्षा व्यवस्था तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अब हम विशेष पर आ रहे हैं। लेखक ने अपनी संवेदनशीलता व सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति से शिक्षा व्यवस्था के वास्तविक लक्ष्य, सुकोमल, सुंदर, अबोध, निर्दोष तोते रूपी बालक को जबरदस्ती शिक्षा देने व उसकी दुर्दशा करने वाली शिक्षा व्यवस्था पर गहरा कटाक्ष प्रभावशाली व प्रवाहपूर्ण भाषा में प्रतीकात्मक शैली में किया है। प्रकृति से दूर रहने वाला बालक प्रकृति के भेद को कैसे जानेगा? जगमगाती चांदनी, कल कल बहती नदी, खेत की मिट्टी, बाड़ी के घर, टेकरी, टेकरी मतलब एक चबूतरा होता है, के कंकर, खुली हवा और आसमान के रंग, ये सब वे उपहार हैं जो बालक को प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। बालक को जी भर प्रकृति का आनंद लूटने दीजिए, उसे प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दीजिए, प्रकृति से ही शिक्षा लेने की हिदायत दीजिए और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने दीजिए, तभी वह अपनी मेधा, बुद्धि, क्षमता और योग्यता का विकास कर पाएगा। बंधन युक्त औपचारिक शिक्षा से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार,